हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम 29 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक की न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया सेरिब्रल पाल्सी डे। इस बार की थीम क्या रही? तो थीम रही #यूनिकली CP। CP मतलब सेरिब्रल पाल्सी। ओके, अब सेरिब्रल पाल्सी होता क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि बॉडी के मूवमेंट को और कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये ब्रेन के ऐसे पार्ट को डैमेज कर देता है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसकी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट डे सेलिब्रेट किया गया 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, इस बार की थीम रही द वर्ल्ड इज देयर होम टू। मतलब ये उनका भी घर है, ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है उनका घर छीनने का। ठीक है, तो वर्ल्ड एनिमल डे स्टैंड्स एज अ ग्लोबल सेलिब्रेशन डेडिकेटेड टू एल्यूमिनेटिंग द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ एनिमल राइट्स, वेलफेयर एंड कंजर्वेशन। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम समझ सकें एनिमल के राइट्स को, उनके वेलफेयर को और उनका कंजर्वेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया गांधी जयंती। ये गांधी जी का 155th बर्थडे एनिवर्सरी था। ठीक है, एंड हम गांधी जी को और भी क्या कहते हैं? हम गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं और वो फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? तो अक्टूबर 2, 1869 को। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के प्रिंसिपल कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पीस, सत्य, अहिंसा एंड शांति। ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती। कहाँ पर? राजघाट। कहाँ? न्यू दिल्ली में। ओके, और जो राजघाट है ये गांधी जी का क्रीमेशन साइट भी है। मतलब गांधी जी को जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें यही दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी पड़ती है। ठीक है, गांधी जी का ये 155th बर्थ एनिवर्सरी थी और ये लाल बहादुर शास्त्री की 120th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, और ये भी हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो इनका बर्थ जो है मुगल सराय में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एंड इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। और ये जो है हमारे 3rd प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जब नेहरू जी के डिमाइस हो गया था 1964 में, उसके बाद ये 2 साल के लिए इन्हें ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1964 से 1966 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व किया गया 30 सितंबर को। ये हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है और इसे हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन जो है बताया जाता है कि जो ट्रांसलेटर हैं और लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं वर्ल्ड वाइड के लेवल पे। क्योंकि वो क्या करते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। कैसे? अगर वो ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो अगर हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती है तो उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो हम ना तो उनसे कोई ट्रेड कर पाएंगे, ना फिर मतलब कोई भी ग्लोबल काम हमारा हो पाएगा। सो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये ट्रांसलेटर्स। और ये क्या करते हैं? ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ है IPS नलिन प्रभात सेट टू टेक चार्ज एज DGP ऑफ J&K। नलिन प्रभात जी को बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर का DGP, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है अविरल जैन ज्वाइंस RBI एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अविरल जैन ने ज्वाइन कर लिया है RBI को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखते हैं थोड़ा सा RBI के बारे में। तो RBI के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से लेके 1937 तक थे। ओके, तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब ये थे। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI कौन बने? CD देशमुख, 1943 से लेके 1949 तक। मनमोहन सिंह इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टिल नाउ हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ RBI। मनमोहन सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने RBI के गवर्नर की तरह भी सर्व किया है, ठीक है। और RBI का एम्बलम क्या है? तो टाइगर एंड पाम ट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको कभी कभी एग्जाम से पूछ लेते हैं कि RBI का एम्बलम क्या है, तो याद रखिएगा टाइगर एंड पाम ट्री। अब देखते हैं कुछ और RBI के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म, और इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? RBI, ठीक है। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, और ये एपेक्स बॉडी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे ओन करती हैं, और ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज कंट्रोल। जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में उन सभी को ये क्या करती है? रेगुलेट करती है। एंड मनी सप्लाई को भी रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है RBI के? तो बैंक नोट्स को ये इशू करती है, एंड टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भी ये सिक्योर करती है। एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करती है। जैसे इन्फ्लेशन को, महंगाई को ये क्या करती है? मेंटेन करती है, ठीक है। तो जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको इन्फ्लेशन रेट होता है उस लेवल पे लाती है, अगर कम हो गई तो उसको ज़्यादा करती है, ठीक है। एक मिनिमम इनका रेट रखा जाता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से क्या करती है? ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है MV श्रेयांश कुमार न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। MV श्रेयांश कुमार जी बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है। कौन बने हैं? MV श्रेयांश कुमार। किसके प्रेसिडेंट बने हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। तो ये हैं MV श्रेयांश कुमार जी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया साइंस हाई सी ट्रीटीज टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ। इंडिया ने साइन किया है हाई सी ट्रीटी मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी देखेंगे हाई सी ट्रीटी होता क्या है, पहले थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया ने साइन किया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, ठीक है, जिसे हम हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं। एंड ये क्या करेगा? जो हाई सी ट्रीटीज़ में मैरीन लाइफ है उनको प्रिजर्व करेगा, मतलब प्रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई है। और ये किसके अंडर साइन की गई है? तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS के अंदर साइन की गई है, ठीक है। एंड हाई सी ट्रीटी का परसेंटेज कितना है टोटल? तो ये 64% ऑफ द ओशन को कवर करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं सारी कहानी हाई सी ट्रीटी की कि हाई सी क्या है। चलिए, आई होप थोड़ा क्लियर हो गई है। ओके, तो अगर हम देखें हमारे जो कोस्टल लैंड होते हैं, मतलब जो समुद्र का किनारा होता है, वहाँ से देखेंगे तो 12 नॉटिकल मील जो होता है यहाँ तक, मतलब जो ये एरिया है यहाँ तक क्या होता है? 12 नॉटिकल मील तक, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी, ठीक है। मतलब यहाँ का पानी भी हमारा है
और ऊपर का जो हवा है, एयर स्पेस जो है, वो भी हमारा है, ठीक है। हमारी मर्जी के खिलाफ वहाँ पे कोई एरोप्लेन भी नहीं उड़ा सकता, ठीक है। एंड उसके बाद देखें तो 24 नॉटिकल मील्स तक इसको बोलते हैं कॉन्टिगस जोन, ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ का भी पानी हमारा होता है, और जो ऊपर का होता है ये इस पर नेशनल कंट्रोल नहीं होता है, मतलब ये हमारा नहीं है, ये इंटरनेशनल एयर स्पेस उसको बोल सकते हैं, मतलब सब पे इसका अधिकार होता है, ऊपर की हवा पे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो 200 नॉटिकल मील तक जो होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब यहाँ पे जैसे कुछ कोई ऑयल ड्रिलिंग होती है, मतलब हमें कोई ऑयल मिलता है या फिर कुछ कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं तो उन पर हमारा अधिकार पे तो है, लेकिन जो ऊपर का एयर है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, हाई सी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाई सी। इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मतलब अगर वो इस यहाँ पे कुछ डिस्कवर करती हैं या फिर कुछ एक्सप्लोर करती हैं तो वो उनका अधिकार माना जाएगा, ठीक है। तो कई कंट्रीज़ यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ एक्सकेवेशन वगैरह करती रहती हैं, तो ऐसे जो मैरीन लाइफ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो उसी के लिए सब ट्रीटीज़ वगैरह साइन की जाती हैं। चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा जी। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया नेम्स दिल्ली रोड जमाइका मार्ग स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक टाइज। इंडिया ने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि जमाइका हाई कमीशन के सामने जो रोड है उसका नाम क्या रख दिया गया है, जमाइका मार्ग, ठीक है। और ये कब हुआ, जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जमाइकन पीएम के साथ, कौन है, एंड्रयू हॉलनेस, ठीक है। तो आपस में रिश्ता मजबूत करने के लिए ये जो है अनाउंस किया उन्होंने कि जो जमाइका हाई कमीशन है उनके सामने की जो रोड है उसे हम जमाइका मार्ग नाम देते हैं, ओके। और जो जमाइका है देख लेते थोड़ा सा इसको मैप में, ये कैरेबियन सी में पड़ता है, ठीक है, ओके। एंड इसका ये है, ओके। एंड इसके जो कैपिटल है वो क्या है, किंगस्टन है, क्या है, किंगस्टन। नेक्स्ट न्यूज़ है, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ग्रांटेड टू मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, आसामीज। अभी हाल ही में 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ओके। ये देखिए ये पोस्टर है जो कि सारी न्यूज़ को ये कवर कर देता है। अगर आपको कभी हाईलाइट पढ़ना हो तो आप सिर्फ ये पोस्टर देख लेंगे तो सारी न्यूज़ आपकी कवर हो जाएगी, उस न्यूज़ से जुड़े हुए सारे, ठीक है। सो हाँ आगे हम देखते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कॉन्फरल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत। इन 5 लैंग्वेज को याद रखिएगा, मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत को क्या कर दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। एंड ये जो क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है ये कब आया, तो ये 2004 में आया। और पहली जो लैंग्वेज इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया वो कौन सी थी, तमिल बीइंग द फर्स्ट टू रिसीव दिस स्टेटस। नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट एंडोर्सेस नेशनल मिशन टू इनहेंस ऑयलसीड प्रोडक्शन। देखते हैं न्यूज़ को। यूनियन कैबिनेट ने, जो कि चेयर कर रहे थे कौन, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अप्रूव किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, NMEO ऑयल सीड्स, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, ओके। क्यों, ताकि हम काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन कर सकें और हम आत्मनिर्भर बन सकें ऑयल्स की प्रोडक्शन में, ठीक है। ऑयल सीड के प्रोडक्शन में हम क्या बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। और इसका एम क्या है कि एक मिनट, हाँ, और इनका ये प्राइमरी जो गोल है वो क्या है कि ऑयल सीड प्रोडक्शन करना है 30 मिलियन टन्स का। 30 मिलियन टन्स से जो अभी है हमें बढ़ाकर कितना करना है, 69.7 मिलियन टन करना है। कब तक, 2030 से 31 तक, ठीक है।
3031 तक हमें क्या करना है, 39 मिलियन टन जो अभी हो रहा है इससे बढ़कर 69.7 मिलियन तक हमें जाना है, ठीक है, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है 13,822 जन औषधि केंद्र इस्टेब्लिश्ड नेशन वाइड। तो 13,822 जन औषधि केंद्र को डेवलप कर दिया गया है नेशन वाइड, ठीक है। देखते हैं थोड़ी सी न्यूज़ इसके बारे में। हाँ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP ये क्या हुई, मतलब 30 सितंबर 2024 तक का डाटा देखें तो 13,822 जन औषधि केंद्र जो है वो डेवलप हो चुके हैं। एंड इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने सबसे 200 करोड़ रुपीज़ का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, मतलब इतने का इन्होंने जो मेडिसिन है उनको सेल किया है, ठीक है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट मंथली सेल है। और जो ये PMBJP होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेडिसिन को सेल करते हैं, ठीक है। और ये मतलब जो मार्केट में मेडिसिन बिकती हैं उनसे अगर आप लेने जाएंगे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है नाटो टू इस्टेब्लिश नॉर्दर्न लैंड कमांड इन ईस्टर्न फिनलैंड। नाटो जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहा है फिनलैंड में क्या, न्यू लैंड कमांड, ठीक है, नियर द रसियन बॉर्डर, रसिया के बॉर्डर के पास नाटो जो है वो न्यू लैंड कमांड बनाने जा रहा है, ठीक है। पिछले ही साल फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है, ठीक है। रसिया ने जब इन्वेजन कर दिया यूक्रेन में उसके बाद फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं नाटो से जुड़ा हुआ। तो नाटो क्या है, फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ओके। एंड इसका पर्पस क्या है, कलेक्टिव डिफेंस, मतलब अगर आप किसी एक कंट्री पे अटैक करेंगे तो जितनी भी कंट्री ने नाटो को साइन कर रखा है वो उन पर सब पर अटैक माना जाएगा, ठीक है। तो सब मिलकर आपको काउंटर अटैक कर सकते हैं। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं, मतलब तो अभी 32 कंट्रीज इसमें हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल, बेल्जियम। नेक्स्ट न्यूज़ है शेन बॉम लीड्स एज मैक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। शेन बॉम जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं, कहाँ की, मैक्सिको की। एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को। तो कहाँ की बन गई हैं, मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इटली एंड स्विट्जरलैंड रीड्रॉ एल्पाइन बॉर्डर। एक नया चीज़ देखने को मिला है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, जो एल्प्स हैं, एल्प में क्या हुआ है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट कर गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बॉर्डर शिफ्ट कर गए हैं इनके। तो इन्हें इसी की वजह से इन्हें क्या करना पड़ रहा है, इन्हें अपने बॉर्डर को फिर से रिड्रॉ करना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही क्लाइमेट चेंज होता रहा तभी तो बहुत ही कुछ देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश साइन हिस्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश ने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट को साइन किया है और ये क्या करेंगे, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करेंगे, ठीक है। नेपाल जो है वो क्या करेगा, बांग्लादेश को उनके पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको वो कहाँ भेजेंगे, बांग्लादेश को भेजेंगे और थ्रू इंडिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे रह गई है, जो नेपाल है वो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है 40 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड वो क्या करेगा, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आईफा 2024 अवार्ड्स सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा। इसमें से तो जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, एनिमल,
डायरेक्ट किसने किया है? संदीप रेड्डी वांगा। डायरेक्टर को जरूर याद रखा करिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्टर का नाम पूछ लेते हैं कि एनिमल मूवी को किसने डायरेक्ट किया। अभी सभी कोई रट लेंगे ये चीज़ कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, आईफा अवार्ड किसे मिला है, तो एनिमल को। पर ये बहुत ही कम लोग पढ़ के जाते हैं कि डायरेक्टर कौन है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं। बेस्ट एक्टर का किसे मिला है? तो शाहरुख खान फॉर जवान। बेस्ट एक्ट्रेस का किसे मिला है? तो रानी मुखर्जी फॉर मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का किसे मिला है? तो विनोद चोपड़ा फॉर 12th फेल। ओके। एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का किसे मिला है? तो अनिल कपूर फॉर एनिमल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किसे मिला है? तो शबाना आजमी फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल किसे मिला है? बॉबी देओल फॉर एनिमल। स्क्रीन प्ले एंड म्यूजिक अवार्ड्स देखें तो बेस्ट स्टोरी का किसे मिला है? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। एंड बेस्ट स्टोरी एडॉप्टेड किसे मिला है? 12th फेल। बेस्ट म्यूजिक एनिमल। बेस्ट लिरिक्स सिद्धार्थ गरिमा फॉर सतरंग फ्रॉम एनिमल। बेस्ट सिंगर मेल भूपिंदर बब्बल फॉर अर्जन वैली फ्रॉम एनिमल। ठीक है। एंड बेस्ट सिंगर फीमेल का किसे मिला है? तो शिल्पा राव फॉर चलेया। स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड देखें इसमें आईफा में तो किसे मिला है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा किसे? जयंती लाल गाडा एंड हेमा मालिनी। अचीवमेंट ऑन कंप्लीटिंग 25 ईयर्स इन सिनेमा तो करण जौहर को मिला है 25 साल पूरे करने का सिनेमा में। तो सारे आईफाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबको रट लीजिएगा एकदम से। आईफा उत्सवम 2024 विनर लिस्ट। अब ये आईफा उत्सवम क्या होता है? हमने तो आईफा पढ़ लिया अभी, तो आईफा उत्सवम क्या है? आईफा उत्सवम वो होते हैं जो मतलब साउथ के जो फिल्म्स होती हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। साउथ की फिल्म से और जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके लिए उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। तो देखते हैं बेस्ट पिक्चर का किसे मिला है? जेलर को। बेस्ट एक्टर का किसे मिला है? विक्रम फॉर पोनियन सेल्वन सेकंड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का किसे मिला है? तो ऐश्वर्या राय पोनियन सेल्वन सेकंड के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का मिला है मानी रातनम पोनियन सेल्वन सेकंड के लिए। बहुत ही अवार्ड मिले हैं इसको। तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान पोनियन सेल्वन सेकंड। बेस्ट परफॉर्मेंस इन निगेटिव रोल किसे मिला है? SJ सूर्या मार्क एंटोनी के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग रोल मेल जयराम, वो भी पोनियन सेल्वन सेकंड के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में सहर्षा श्री चित्था के लिए। तेलुगु फिल्म में देखें तो बेस्ट एक्टर का मिला है नानी दसारा के लिए। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन निगेटिव रोल देखें तो शाइन टॉम चाको दसारा के लिए। मलयालम सिनेमा एक बार इस पर गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए तो पढ़े रहेंगे ना तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा उस टाइम पे। आईफा तो आप रट ही लीजिएगा, इस पर भी नज़र डाल लीजिएगा। ओके। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन निगेटिव रोल अर्जुन राधाकृष्ण फॉर कन्नौर स्क्वाड कन्नड़ सिनेमा। आउटस्टैंडिंग एक्सलेंस इन कन्नड़ सिनेमा तो किसे मिला? ऋषभ शेट्टी को। एंड बेस्ट डेब्यू फीमेल आराधना राम काटेरा के लिए। स्पेशल अवार्ड देखें तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा चिरंजीवी को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा प्रियदर्शन को। ठीक है। वुमेन ऑफ द ईयर इन इंडियन सिनेमा समांता रुथ प्रभु। गोल्डन लीगेसी अवार्ड किसे मिला है? तो नंदमुरी बालकृष्ण। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीपक सी मेहता ऑनर्ड विद ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023। दीपक सी मेहता को ऑनर किया गया है ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अब ये ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। ओके। चलिए देखते हैं ICC क्या है। तो ICC इंडियन केमिकल काउंसिल है। ठीक है। एंड इन्हें ऑनर किया गया है इस अवार्ड से किसे? श्री दीपक सी मेहता को। आगे बढ़ते हैं। और ये फंक्शन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था।
नेक्स्ट न्यूज़ है 2024 शस्त्र रामानुजन प्राइज ऑनरिंग मैथमेटिकल एक्सीलेंस। अब ये शस्त्र रामानुजन प्राइज किसे दिया गया है? ये अब इनके नाम से ही क्लियर है कि ये मैथमेटिशियन को ही मिला होगा, क्योंकि रामानुजन कौन थे? एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। सिर्फ मैथमेटिशियन बोलना काफ़ी नहीं होगा इनके लिए। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ओके, तो अलेक्जेंडर डून जो थे जो हैं, इनको दिया गया ये प्राइज। ठीक है, कौन सा प्राइज? शस्त्र रामानुजन प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है मिथुन चक्रवर्ती टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इसी साल नहीं, अगले साल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा। और पिछले साल किसे मिला था, इसका आंसर आप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो 2023 में किसे मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है मिदोरी प्राइज 2024 रिकॉग्नाइजेस कंजर्वेशन लीडर्स फ्रॉम कजाकिस्तान एंड पेरू। मिदोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू वेरा वोरोनोवा फ्रॉम कजाकिस्तान एंड शाबेल ऑगस्टीना कैल्डिरॉन कार्लोस फ्रॉम पेरू। तो ये मिदोरी प्राइज किसे दिया गया है? वीरा वोरोनोवा जो कि कहाँ के हैं? कजाकिस्तान के हैं। एंड साबेल ऑगस्टीना कैल्डेरॉन कार्लोस ये कहाँ के हैं? पेरू के हैं। ठीक है, और इन्हें क्यों मिला है ये प्राइज़? क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है किसमें? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मिदोरी के बारे में। कि स्टैब्लिश्ड बाय AEON इन्वायरमेंटल फाउंडेशन किसके साथ मिलके? CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इनका पर्पस क्या है? कि ऐसे लोगों को ढूंढना जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में और उनकी सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, एंड हर 2 साल में अवार्ड दिए जाते हैं। और जो इनको प्राइस होता है ये $1 लाख का कैश प्राइज इनको दिया जाता है। ठीक है, एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं किसमें? बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में, स्पीसीज रिकवरी में, सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है काजिंद 2024। काजिंद क्या है? नाम से देखिए थोड़ा सा ट्रिक मिल सकता है। काजिंद, काज से कजाकिस्तान, इंद से हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, तो ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन कजाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, और ये कहाँ हो रही है? ये 3 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और ये औली उत्तराखंड में हो रही है। ठीक है, एंड ये कब तक चलेगी? 13 अक्टूबर 2024 तक चलेगी वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई क्लिंचेस 50th ईरानी कप टाइटल आफ्टर 27 ईयर वेट। तो इस बार ईरानी कप टाइटल किसने जीता है? मुंबई ने, आफ्टर 27 ईयर्स। ठीक है, एंड प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? सरफराज खान। नेक्स्ट है कार्लोस अल्कराज सॉक्स वर्ल्ड नंबर 1 सिनर इन फाइनल। कार्लोस अल्कराज ने हरा दिया है किसे? वर्ल्ड्स के नंबर 1 प्लेयर जैनिक सिनर को। ठीक है, किसमें? चाइना ओपन 2024 में। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट हिस्ट्रिक फर्स्ट एवर खो-खो वर्ल्ड कप इन 2025। इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2025 में पहली बार खो-खो वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ज्वाइंस एलाइट क्लब इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। रविंद्र जडेजा ऐसे पहले इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेटेड बाय BCCI इन बेंगलुरु। ये एक क्रिकेट से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बेंगलुरु में बनाया गया है। किसने बनाया है?
BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ने। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ बना है, आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु सिटी, तो याद रखिएगा कहाँ बना है, बेंगलोर में बना है। एंड इसका इसको क्या कह सकते हैं हम, एक नाम इसका और है, न्यू नेशनल क्रिकेट अकेडमी, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू नेशनल क्रिकेट अकेडमी। जी, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना है, तो बेंगलुरु सिटी। अगर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कोई भी गेम्स के नाम दे सकते हैं, उसमें से आपसे पूछ सकता है किससे जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है, ये क्रिकेट से। किससे जुड़ा है, क्रिकेट से। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज काजिंद रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो काजिंद हिंट मैंने दिया था ना, काज मतलब कजाकिस्तान, इंद मतलब इंडिया, तो बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड, किसने, मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, किन्होंने लिया है, तो रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, व्हेन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, तो 30 सितंबर। आज की न्यूज़ यही खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।